हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की, संविधान निर्माण। पॉलिटी क्लास 9 आपका स्टार्ट हो चुका है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जो कि आपका था डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है, बट पांचों ही चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में। सो यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हो चुका है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, है ना। सो हमने यहाँ पर देखा था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हम इसका डेफिनेशन की बात करते हैं, ब्रॉडर मीनिंग की बात करते हैं, डेमोक्रेसी के जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, और इसके जो इंपॉर्टेंट 4 फीचर्स थे उस पर हमने कुछ कुछ कंट्रीज के एग्जांपल्स लेकर डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशंस थी उसको हमने अप्लाई करके देखा था कि क्या पाकिस्तान, चाइना और बाकी के अगर हम कंट्रीज की बात करें, एस्टोनिया की, तो क्या वे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। अब देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में अगर विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें, वर्ल्ड लेवल पर देखें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको एक कंट्री का मिलता है जिससे कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन की नीड को समझ पाते हैं। वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात अब तक हम कई बार कर चुके हैं, काफी एग्जांपल्स देख चुके हैं। डेमोक्रेसी में भी हम साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत हम करेंगे कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, है ना। सेकेंड हम बात करेंगे अपार्थाइड लॉ की, व्हाई द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत ही कोई पीसफुली सर्कमस्टांसेस नहीं थे, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह बनता है। आज जितना पीसफुली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रन कर पाते हैं, गवर्नमेंट ठीक तरीके से अपना काम कर पाती है, सिटीजन्स को राइट मिल पाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये जो पीस अब दिखता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के को कंटिन्यू एंड गवर्नमेंट को रन करने में, वो पहले नहीं था। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर किस तरह से हम संविधान निर्माण की तरफ गए, क्या उसका एक पाथ था। ठीक है, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे की भी हम बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, लेकिन साउथ अफ्रीका के पहले थोड़ी सी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से। और लास्ट हमने डेमोक्रेसी की बात की थी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड की गई हो लोगों के द्वारा, है ना, पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड की गई गवर्नमेंट थी, उसे ही हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह रहे थे। सो हमने ये बात जाना था कि डेमोक्रेसी द रूलर आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो रूलर्स हैं वह वो सब कर सके जो उनका मन करता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि लिखे हुए हैं और उन्हीं रूल्स के आधार पर उन्हें काम करना है। और इन्हीं रूल्स का जो पूरा एक डॉक्यूमेंट्स होगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट की लिमिट्स क्या होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से किसी भी देश के लिए एक सुप्रीम लॉ की तरह काम करता है। कुछ देशों में, कुछ अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम नेपाल की बात करें, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कई बार पूरी तरीके से रिराइट किया गया, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आज 70+ ईयर के बाद भी हम उसमें अमेंड की बात कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज करने की बात नहीं कर सकते, और ये बहुत बिग अचीवमेंट है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किस तरीके से बना, है ना। सो यहां पर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट ऑफ सिटीजन, पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। किस तरीके से काम करेगी सरकार, के पास शक्तियां क्या होगी, सिटीजन्स के पास राइट्स क्या होंगे, उन सभी चीजों को बताने का काम जो है वह हमारे एक रूल बुक करेगा, जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो आज जो आप एक बुक की बात करते, पहले नहीं थी ये, 12 ऐसे बल्कि डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, जिन्हें बाद में हमने एक साथ रखा और फिर हमने उसको डॉक्यूमेंट का नाम दिया। तो ये 12 ऐसे बल्कि डॉक्यूमेंट्स थे, एक डॉक्यूमेंट्स नहीं था। और जो हमारा ओरिजिनल कॉपी है वो प्रिंटेड नहीं था, वो रिटन फॉर्म में था, हैंड रिटन, लिखा हुआ था। ठीक है,
लिखा हुआ था, उसकी भी हम बात करेंगे। सो यहाँ पर इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किस तरीके से बनता है, क्या इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं, क्या उसके और भी डायमेंशंस हैं, और इन सभी को समझने के लिए हमें जो हेल्प करेगा वह होगा दक्षिण अफ्रीका का संविधान, साउथ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए बात करेंगे। देखो, जब हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ नोट्स बनवाऊंगी, पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नेल्सन मंडेला, इत्तेफाक है कि आज 18 जुलाई है, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला है ना। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल जो एक डे मनाया जाता है नेल्सन मंडेला का, वह 18 जुलाई है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। साथ ही हम देखेंगे फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए, उससे एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए अपने जीवन के 28 साल जो है वह जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। ठीक है, इन सभी की हम बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। देखो, साउथ अफ्रीका में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहले इसको समझें तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जिस तरीके से यहाँ का जो शासन चलाया जाता था वह बेसिकली स्किन कलर से बायस्ड होकर, है ना। एक तरह से जैसे कि हम कहें व्हाइट एंड नॉन व्हाइट पीपल, और इसमें जो नॉन व्हाइट पीपल है उनको बहुत सारे जो राइट्स हैं वह नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि जो साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वह थे नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला। और इन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वह दी गई थी, आजीवन एक तरीके से कारावास दिया गया था, क्योंकि इन्होंने अपार्थाइड जो सिस्टम है इसको अपोज किया गया था। कौन सा सिस्टम? अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, सो लाइफ इम्प्रिजमेंट oppose the अब देखेंगे कि अपार्थाइड जो है वह क्या है। अपार्थाइड रिजिम, ठीक है। और इन्होंने अपने जीवन के 28 जो ईयर है, 28 साल जो है वह कैद में गुजारे थे। अब आगे देखो कि जब हम बात करेंगे कि अपार्थाइड लॉ जो है वह आखिर है क्या। अपार्थाइड सिस्टम रंगभेद कानून या फिर रंगभेद व्यवस्था, रंग के आधार पर, स्किन कलर के आधार पर भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, यही अपार्थाइड सिस्टम था। ठीक है, अब देखो इस सिस्टम में किया क्या जाता था। सो यहाँ पर जो स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, जिसमें नेल्सन मंडेला 28 ईयर के लिए जेल गए थे, इस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, सो अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम, अपार्थाइड वाज अ नेम ऑफ अ सिस्टम of racial discrimination, of एक तरह से नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब देखो ये साउथ अफ्रीका में बड़ा यूनिक सा था। अब बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स वो ये थी कि इसमें व्हाइट और नॉन व्हाइट के बीच में, ठीक है, अपार्थाइड की हमने बात की, मतलब यहां पर कुछ ऐसे रूल्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस थे। सो व्हाइट एंड नॉन व्हाइट पीपल,
अगर हम नॉन वाइट की बात करें तो ये लगभग 75 to 80% पॉपुलेशन था साउथ अफ्रीका की, जो कि वहां के मूल निवासी थे एक तरीके से, जो वहां पर ही रहते आ रहे थे। लेकिन जो माइनॉरिटीज थे एक तरीके से केवल 20% रहे होंगे, व्हाइट, श्वेत, अंग्रेज, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इनके द्वारा जो शासन है वह किया जाता था, और इनके द्वारा जो शासन की नीतियां बनाई गई थी, गवर्निंग की जो इनकी पॉलिसीज थी, वह अपार्थाइड सिस्टम पर बेस्ड थी, यानी स्किन कलर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वह किया जाता था। नॉन व्हाइट्स पर बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। तो बेसिकली डिवाइडेड बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, अपार्थाइड होगा। तो जो नॉन व्हाइट्स थे वह 3/4 पॉपुलेशन थी। साउथ अफ्रीका में 3/4 जो पॉपुलेशन थी वो नॉन व्हाइट्स की थी, ठीक है। और इन्हें व्हाइट पीपल्स जो रूल्स बनाते थे उसके द्वारा इनका जो शोषण है वह किया जाता था, ठीक है। ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, अपार्थाइड क्या था, ऑप्रेसिव, शोषण किया जाता था ब्लैक्स का। एंड डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, सो नॉन व्हाइट्स जो है इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं था। वोटिंग राइट्स जो है ये नहीं था नॉन व्हाइट्स के पास, ठीक है। सो यहां पर हम देखेंगे बेसिकली कि यहां पर एक जो सिस्टम है वह चलाया जाता था जिसे कि सेग्रीगेशन पॉलिसी कहा जाता था, ठीक है। यहां पर एक सिस्टम था जिसे कि सेग्रीगेशन पॉलिसी जो है वह कहा जाता था। आइए देखते हैं आखिर ये जो सिस्टम है वह है क्या। तो यहां पर जो अपार्थाइड को लेकर, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, है ना, अपार्थाइड सिस्टम का एक हिस्सा, एक पॉलिसी थी, वह क्या था, सेग्रीगेट कर देना, पृथक्करण कर देना, पृथक्करण की नीति जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वह स्टार्ट हो चुके थे। देखो, पृथक्करण की नीति, सेग्रीगेशन पॉलिसी। सेग्रीगेट क्या किया जा सकता था बताओ जरा। तो जो दोनों को सुविधाएं मिल रही थी, जो दोनों चीजें इंफ्रा यूज कर रहे थे, जो फैसिलिटीज यूज कर रहे थे, वह दोनों की अलग अलग थी। जो नॉन व्हाइट्स थे वह व्हाइट्स के टाउनशिप में तभी जा सकते थे जब इनके पास परमिट हो, केवल वर्क के लिए जा सकते थे। अगर विदाउट परमिट जाते थे तो कहना चाहिए कि एक जो डेंजर जोन है वो व्हाइट्स के द्वारा हमेशा लगाया जाता था, एक बोर्ड लगाया जाता था कि अगर आप विदाउट परमिट आए हैं तो इसके बाद आपके जाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो इस तरह की नीतियां थी, इस लेवल पर इनका जो शोषण है वह किया जा रहा था। तो हम देखेंगे कि सेग्रीगेशन की जो नीति है इसके चलते चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, रोड हो, फुटपाथ हो, ठीक है, होटल हो, बाकी एरियाज हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, तो ये सभी कैसे थे, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट्स के लिए अलग अलग थे, कोई किसी का यूज नहीं करता था। तो बेसिकली सेपरेट फॉर द व्हाइट एंड नॉन व्हाइट, सेपरेट फॉर द व्हाइट एंड नॉन व्हाइट, दोनों के लिए अलग अलग थे, ठीक है। सो दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, हियर दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। अब इसी के खिलाफ, और याद रखना कि इन्हें प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं था, लेकिन 1950 से 1950 के दशक से यहाँ पर जो शुरुआत है वह प्रोटेस्ट की हो गई। जो नॉन व्हाइट्स लोग थे, है ना, वो सभी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, वैसे ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, जिसके चलते सभी संगठित होकर ऑर्गेनाइज वे में जो प्रोटेस्ट है वह कर रहे थे। आखिरकार बहुत जल्दी फिर जो व्हाइट माइनॉरिटीज थे, वहां पे रूलर्स थे, उन्हें ये समझ में आ गया कि अब उनका शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, और इस वजह से अब वो अपनी नीतियां बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा अब मजबूर हो चुके थे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वह आती है और एक तरीके से लीड करती है इस प्रोटेस्ट को, जो कि अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था। और अपार्थाइड जो है वह एक तरह से अनजस्ट और रेसिस्ट सिस्टम था, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि एक नए संविधान की ओर कैसे चले, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि अपार्थाइड था। अब नेल्सन मंडेला की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। सो अपार्थाइड हमने देख लिया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, और यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें था कि किस तरीके से उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट है वह स्टार्ट किया स्वतंत्रता के लिए, है ना। स्वतंत्रता, या जब हम पॉलिटी का
क्लास 11 पढ़ेंगे तब उसमें हम लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसका पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आर्टिकल्स नहीं होंगे। उसमें ये बताया जाएगा कि स्वतंत्रता जो है वह क्या है, उसके मायने क्या है, उसके मूल्य क्या है ना। तो हम उस कॉन्सेप्ट को वहां पर समझेंगे, तब भी हम नेल्सन मंडेला की बात करेंगे और इनकी जो बायोग्राफी है उसकी भी बात करते हैं कि किस तरीके से फ्रीडम या लिबर्टी को ये एक ऐसी वैल्यू मानते हैं कि लोग इसके लिए अपनी जो लाइफ है उसको भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। 6 स्टेटमेंट है। द नॉन वाइट हैड लिमिटेड वोटिंग राइट, नॉन वाइट कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ दे हैड अ परमिट, द नॉन वाइट कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, नॉन वाइट्स को वोटिंग राइट्स नहीं था, क्या इन्हें एसोसिएट होने का राइट्स था, इन्हें एसोसिएट होने का भी राइट्स नहीं था। इवन नॉन वाइट्स के साथ जो वहाँ पे इंडियंस थे जिन्हें ब्राउन कहा जाता था, जो इंडिया आज भी आप अमेरिका में देखेंगे तो इंडियंस को ब्राउन कहा जाता है, प्रियंका चोपड़ा ब्राउन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉन वाइट कुड नॉट फॉर्म एसोसिएट है ना, तो ये संगठित नहीं हो सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। नॉन वाइट, ये बात बिल्कुल सही है, कुड नॉट वर्क इन वाइट एरिया इफ दे हैड अ परमिट है ना। तो यहाँ केवल उनके पास अगर परमिट है तभी वह एक वाइट एरिया में एंटर कर सकते थे, वहां वर्क कर सकते थे, अदरवाइज नहीं करते थे। और नॉन वाइट हैड लिमिटेड वोटिंग राइट, नो, इनके पास नॉन वाइट्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं था। सो क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 है ना, ओनली 1। चलिए चलते हैं टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन कहता है इन 1950 अफ्रीकन पीपल एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। जो अफ्रीकन पीपल्स के साथ जो इंडियंस थे, भारतीय थे, जिनके खिलाफ भी परमिट व्यवस्था गांधी जी लड़े थे है ना। तो यहाँ पर जैसे कि नटाल कांग्रेस की हम बात करते हैं, कहाँ पर गांधी जी ने इसको स्थापित किया है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है ना, नटाल कांग्रेस। सो 1950 में अफ्रीकन पीपल इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। साउथ अफ्रीका कहता है, जैसे कि आप देखते हैं ना कि कोई देश किसी तरह के जो स्लोगन या इस तरह के बना लेता है, तो वहां पर साउथ अफ्रीका के द्वारा ये कहा जाता है कि आपने तो हमें गांधी दिया था है ना, महात्मा हमने बनाकर भेजा, या एक वर्ल्ड लीडर हमने बनाकर भेजा, क्योंकि शुरुआत गांधी जी ने अपने राजनीतिक और बाकी सामाजिक जीवन की दक्षिण अफ्रीका से ही की थी। वो वहां पर ही सत्याग्रह और बाकी कॉन्सेप्ट को सीख कर आ गए थे, वहां उनको अप्लाई करके आ गए थे, फिर यहाँ के चंपारण और बाकी सबसे उन्होंने शुरुआत की थी। सो अफ्रीकन पीपल एंड इंडियंस के बारे में स्टेटमेंट, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द मेन ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। सो जो ये सेग्रीगेट कर देना था कि व्हाइट एंड नॉन व्हाइट्स के जो फैसिलिटीज है, जो इंफ्रा है, जो रोड है, जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, वो सब अलग होंगे, इस सेपरेशन के अगेंस्ट जो उसने लीड रोल किया, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था लाइक नेशनल कांग्रेस है ना, इंडिया का। Some voice also support the struggle against the apartheid system। अगर आप कुछ मूवीज देखेंगे उसमें आप देखेंगे अरे सारे अंग्रेज बुरे नहीं है, ये भला करने का सोच रहा है, कुछ ऐसा आपको दिखता है ना, वाइब्स आती है कि सब लोग बुरे नहीं हैं। तो ऐसा तो सब जगह, हर जगह पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर some voice also support था, जैसे कि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, किसके द्वारा, कौन था इसका फाउंडर? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है, बोथ 1 और 2 है ना, सम वाइट्स कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नए संविधान की ओर है ना, गिविंग राइज टू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं आप सभी को बता दूं, पीडीएफ आप सभी को मिलती है, इस पीडीएफ की बहुत वैल्यू है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ इसमें आपको होमवर्क भी मिल जाते हैं, इसमें आपको प्रॉपर जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वह भी मिल जाते हैं। आसान शब्दों में जो मैं कर सकती हूँ वो मैं आपको समझा के नोट्स बनवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम कर लेते हैं, नोट्स मेकिंग भी कर लेते हैं। तो ये पीडीएफ आपको सीरियसली लेना, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम गिविंग राइज टू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि देखो प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल जो है जब वह इंक्रीज हो गए बहुत ज़्यादा, तब ऐसे में जो ब्लैक्स है ये वाइट्स को एहसास हो गया कि
could no longer be kept under the rule of the government through repression, है ना, कि हम जोर जबरदस्ती से अब इन पर बहुत लंबे समय तक जो शासन है वह कायम नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे 1857 की क्रांति में क्या कहा जाता है कि अगर कुछ ये जो प्रिंसली स्टेट और यहाँ के जो प्रिंस नहीं होते तो कब का बोरिया बिस्तर बंध गया होता, यही कहा गया था ना अंग्रेजों के द्वारा। बस वही बात थी। अब ये समझ चुके थे कि अब बहुत समय तक हम इन्हें नहीं दबा पाएंगे। सो वाइड रिजीम चेंजेस पॉलिसीज, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अपनी जो पॉलिसीज है वह इन्होंने चेंज करना, साउथ अफ्रीका की ही बात हो रही है। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वर रिपील्ड, इनको वापस ले लिया गया। जो भी भेदभाव पूर्वक कानून थे जैसे कि सेग्रीगेशन की पॉलिसी, बेन ऑन पॉलिटिकल पार्टी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, नेल्सन मंडेला वाज रिलीव्ड आफ्टर 28 ईयर इन द ओबन आइलैंड प्रेजेंट। तो हम देखेंगे कि 28 वर्षों के बाद जो नेल्सन मंडेला थे इनको आजादी मिली, उनको जेल से छोड़ा गया। ठीक है, अपार्थाइड गवर्नमेंट केम एंड एट द मिडनाइट 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994 को एक तरीके से हम कहेंगे कि अब यहां पर एक ये जो देश है वह स्वतंत्र हो चुका था और अब यहां पे जो गवर्नमेंट बननी थी वह एक तरह से मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बननी थी, है ना, केवल वाइट नहीं बल्कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट यहां पर बननी थी। सो आगे हम देखेंगे, फॉलोइंग द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका, द पार्टी द रूल थ्रू ऑपरेशन brutal killing and the party that lead the freedom struggle set together the draw common constitution। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑपरेशन कर रहे थे और जो है ना, जो शोषित लोग थे, मतलब जो व्हाइट एंड नॉन व्हाइट्स थे, एक दूसरे को दबा रहा था और दूसरा जो है वह शोषित हो रहा था, उस पर अत्याचार जो है किए जा रहे थे। तो ऐसे में इन दोनों ग्रुप किस तरीके से पीसफुली एक ही टेरिटोरी में रह सकते थे और उनके पास इक्वल राइट्स हो, इसके लिए किसकी जरूरत थी? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। 94 की बात करेंगे कि 94 में तो ये हम देखेंगे कि अपार्थाइड गवर्नमेंट खत्म हो गया। ठीक है, अब एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो है ये अस्तित्व में आ गई। लेकिन इसके बाद फिर भी 2 साल लग गए थे जब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बनकर आया। और हम देखेंगे कि जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, विच वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व में ऐसा संविधान अब तक नहीं था। तो एक ऐसा देश जो अब तक अपने अपार्थाइड सिस्टम और बाकी हम कहेंगे कि बाकी जो डेमोक्रेसी नहीं थी, है ना, और लोगों का किस तरीके से उनके राइट्स जो है वह छीने जा रहे थे, उसके लिए जाना जाता था। 94 के बाद ये जो देश है वह एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जाना जाने लगा। और इसलिए जब हम संविधान को पढ़ते हैं, कोई भी देश चाहे संविधान को पढ़ाता हो क्लास में, तो उसके पहले ये ज़रूर बताता होगा कि साउथ अफ्रीका ने किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक लंबा जो संघर्ष है वह किया। 1950 से जो शुरू हुआ था वह जाके 96 में कंप्लीट हुआ और 96 में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वह विच वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह यहां पर आया। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब देखिए, तो यहां पर 26 अप्रैल 1994 हो गया और हमने देखा कि मल्टी रेशियल जो गवर्नमेंट है वह बनी। ठीक है, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी और आफ्टर 2 ईयर डिस्कशन, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद लगभग जब डिस्कशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही ज़्यादा जो राइट्स और सारी चीज़ें हैं वह दिया। तो हमने देखा कि 1994 अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया और मल्टी रेशियल जो गवर्नमेंट है, मल्टी रेशियल जो गवर्नमेंट है ये अस्तित्व में आ जाती है। ठीक है, मल्टी रेशियल जो गवर्नमेंट है ये अस्तित्व में आ जाती है। एंड देन हम देखेंगे कि जो न्यू साउथ अफ्रीका अब था, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राइट्स थे, ऐसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविज़न थे जो अदर कंट्रीज़ में नहीं थे, जिसमें कि पहला था बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो ऐसा देश जो कि इक्वालिटी पर आधारित हो, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, है ना, समानता। और ये इक्वालिटी कैसी हो? ये इक्वालिटी जो अब तक स्किन कलर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वह किया जा रहा था उसको एंड किया जाए। मैन एंड वुमेन या जेंडर बायस्ड होकर जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी उसको एंड किया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, ऑफ ऑल
रेसेस सभी जातियों प्रजातियों के लिए क्या हो, एक जैसे नियम हो, रेसेस एंड मैन एंड वुमेन, ठीक है। साथ ही देखो और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और यहां पर जो वैल्यूज है वह कैसी हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। एंड तीसरा है इसमें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो एक ऐसा देश बनाना था जहां पर ये सारी चीजें जो है वह मौजूद हों। सो आफ्टर 2 year डिस्कशन एंड डिबेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, आफ्टर 2 year, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आफ्टर 2 year one of the finest constitution, one of the finest constitution of the world, one of the finest constitution, साथ साथ में नोट्स बनाओ, रिवाइज किया करो, ठीक है, वर्ल्ड हैज एवर हैड, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। सो हम देखेंगे कि यहाँ पर सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स दिए गए, साथ ही इसमें ये कहा गया कि सभी जो है वह सॉल्यूशन का पार्ट होंगे और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। अगर आप ये कहो कि जो वाइट लोग थे वह प्रॉब्लम का पार्ट है, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें सभी जो है वाइट, नॉन वाइट्स और इंडियंस जो भी लोग वहाँ पर है, सभी रेसेस के जो लोग हैं वह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सभी सिटीजन्स के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम है वह किया जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। सो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे। और 1996 में मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है, 1996 में जो साउथ अफ्रीका है वह मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया कि अब अगर किसी देश में डेमोक्रेसी की बात होनी है तो पहले बात किसकी होनी चाहिए, साउथ अफ्रीका की होनी चाहिए, ठीक है। मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया। अब संविधान कैसे लिखा गया उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो सबसे पहले इस पे आ जाओ। सो हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका और अपार्थाइड जो सिस्टम था, लॉ था, इसकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे व्हाई द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, हमें संविधान की जरूरत है। अब देखो आप बहुत सी प्रॉब्लम्स और चीजों को, अभी हमने प्रॉब्लम को समझा कि वहां पर प्रॉब्लम्स कैसी थी, है ना, सुलझाया कैसे गया, संविधान की बात की, पर एक्चुअल बात अभी हमने नहीं की कि आखिर क्यों जरूरत क्या पड़ी संविधान की। क्या बिना ऐसे ही अगर पॉलिसीज को चेंज कर देते तब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती थी, हमें संविधान क्यों चाहिए था, वाई द नीड फॉर आ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो इस पर बात करते हैं। चलिए, लेकिन उसके पहले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। इट प्रोवाइड्स फॉर अ प्रियम्बल, प्रियम्बल ये प्रस्तावना देता है। द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड वर गिवन इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उत्पीड़क और उत्पीड़ित को समानता जो है वह दी गई। तो जो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी थी, देखो नेल्सन मंडेला और बाकी जो नॉन वाइट्स लीडर थे, उन्होंने लोगों से ये गुजारिश की कि अब आप जो पहले हुआ वो भूल जाए, है ना, अब आप जो पहले हुआ है वह भूल जाएं और आगे जो है वह शासन व्यवस्था में सब साथ मिलकर काम करें। वाइट्स को भी ये था कि ऐसा ना हो कि अब हमें ही राइट्स ना दिए जाए, हमने बहुत अत्याचार कर लिया। और अगर ये जो ग्रुप है हम कहे, ठीक है, कि जो ऑप्रेसर था, जो उत्पीड़क था, है ना, और जो उत्पीड़ित मतलब नॉन वाइट्स, है ना, अगर हम ऑप्रेस्ड की बात करेंगे, नॉन वाइट्स ऑप्रेस्ड थे, ऑप्रेसर कौन था, वाइट्स थे। तो ऐसा लग रहा था कि अगर माइनॉरिटी में है और अगर अब ये रूल से हट गए हैं, इनको रूलर जो है वह अब नहीं रखा गया, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आ गई, तब नॉन वाइट्स ने बहुत ज्यादा एक तरह से लिबर्टी दिखाई और उन्होंने ये कहा कि अब जो नॉन वाइट्स लोग हैं वह इन चीजों को भूल जाएं कि उन्होंने क्या किया और अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को वर्क करने दें। और नॉन वाइट्स जो अब माइनॉरिटीज में थे, जिनके पावर भी कम हो गए थे, उन्हें भी सारा अधिकार हो, वही अधिकार जो सभी सिटीजन्स को होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। प्रियम्बल की बात जब इंडिया की करेंगे तब हम इसमें आगे आएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ठीक है। अब देखो, Why do we need a constitution?
Why do we need a constitution? सो हमने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देख लिया। अब देखो साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हमें एक बात ये समझ में आती है, विश्वास कैसे करेंगे हम एक दूसरे पे। जैसे कि अब जो वाइट्स थे वह कैसे विश्वास करेंगे कि अब नॉन वाइट जो है वह हमें सारे राइट्स देंगे, इक्वल राइट्स देंगे, इक्वल पॉलिटिकल सोशल एंड बाकी सारे राइट्स देंगे, कैसे उस चीज़ को ट्रस्ट कर पाएंगे। और अगर आपने रूल बना भी दिए तो क्या गारंटी है कि आप उसे फुलफिल करोगे, हो सकता है कल को ना मानो, मे बी इट्स पॉसिबल ना। सो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में क्या कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका इस चीज का एक प्रॉपर एक बेस्ट उदाहरण है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि 94 में अगर वह वो जो अपार्थाइड सिस्टम था खत्म हो गया था, तब किसी ना किसी तरीके से तो देश चल ही रहा था, फिर 96 में एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ गई, है ना। सो साउथ अफ्रीका का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमें यहाँ से पता चलता है, बिकॉज ऑफ देखो कि यहाँ पर हम कहते हैं कि दो ग्रुप्स थे, ठीक है, एक तो थे ऑप्रेसर और दूसरे थे ऑप्रेस्ड। तो यहां पर इन दोनों को साथ ही रहना था उस सोसाइटी में, टू लिव टुगेदर, टू लिव टुगेदर, ठीक है, एज इक्वल्स। अगर यहां पर इनको साथ में रहना था, ठीक है, साथ में रहना था, इस चीज की क्या गारंटी है। सो यहां पर ये इजी नहीं था, देखो इट वॉज, ये सरल नहीं था, आसान नहीं था कि जो ये दोनों ग्रुप हैं वह एक साथ रह सकें। सो आगे क्या हुआ, इसके लिए इट वॉज नॉट गोइंग ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। तो अब एक जो प्रॉब्लम थी वह क्या थी, ट्रस्ट कैसे करेंगे, ट्रस्ट, ये क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। ये इजी नहीं था कि एक दूसरे पर जो विश्वास है वह किया जाए, क्योंकि कई वर्षों से एक ग्रुप दूसरे का उत्पीड़न कर रहा था, ठीक है। सो दे वांटेड सेफ गार्ड्स। अब देखो अगर प्रॉब्लम ये थी, ट्रस्ट की प्रॉब्लम थी, सो दे वांटेड सेफ गार्ड्स, दे वांट सोशल जस्टिस, they want equal rights। और अगर ये सब चाहिए, केवल बोल देने से तो नहीं मिल जाता ना, तो आगे क्या होना चाहिए कि अगर रूल लिखे हुए हैं तब अगर हम इन रूल्स को लिख लें और फिर हम उसके इम्प्लीमेंट के लिए अगर कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म डेवलप कर पाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब ऐसे में क्या किया कि अगर ट्रस्ट की प्रॉब्लम थी, दोनों को साथ में रहना था, तब सोशल जस्टिस, सेफ गार्ड्स, ये सारी चीज़ें मिल सके, इक्वल राइट्स मिल सके, माइनॉरिटीज़ को राइट मिल सके। मेन तो यही था, माइनॉरिटीज अब तक वो ग्रुप था यहाँ पर जो कि ऑप्रेसर था, है ना, जो कि उत्पीड़न कर रहा था, शोषण कर रहा था। सो इन सभी के द्वारा ये माना गया कि ये जो है, इसके लिए हम एक जो बेसिक राइट्स है वह बना लेते हैं, बेसिक रूल बुक बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बेसिक राइट्स की भी बात की गई, बेसिक राइट्स जो कि पुअर पीपल हों या फिर हेल्पलेस टाइप के लोग हों जिन्हें ज़रूरत हो, उन सभी के लिए कुछ बेसिक राइट्स की भी बात की गई, ठीक है। सो इवन इफ दे मैनेज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम थी कि आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि आपने ये सारे जो अधिकार दिए, अगर हम एक ही साथ रह रहे हैं तो ये जो ट्रस्ट है वह ब्रोकन नहीं होगा, जो ट्रस्ट है वह कोई तोड़ेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है। तो ऐसे में क्या किया गया, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। साउथ अफ्रीका का हमने एग्जांपल देखा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, राइट डाउन सम रूल्स, राइट डाउन सम रूल्स। क्या क्या रूल्स हमने लिख लिए, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है वह कैसे इलेक्टेड होगी, ठीक है, इलेक्टेड होगी, प्लस इसके पास
जो पावर्स हैं वह क्या होंगे, ठीक है। रूलर्स के बारे में भी प्रोविजन, और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं इनके क्या राइट्स होंगे, गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होगी, कैसे वर्क करेगी। सो दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स, दिस, और भी इसमें रूल्स हो सकते हैं ना जो बेसिक रूल्स है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स is called constitution। क्लियर, क्लियर है, समझे इस बात को। Why do we need a constitution? फिर से सुनो, Why do we need a constitution? तो हम साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से समझ पाए इस बात को कि अगर ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दो ग्रुप हैं अगर, तो इनको साथ में रहने के लिए ज़रूरत होती है एक विश्वास की, लेकिन वो विश्वास बनाना बहुत मुश्किल था। और ये मुश्किल था, इसके अलावा कुछ सेफगार्ड्स जो है वह चाह रहे थे सभी के सभी, सोशल जस्टिस सभी चाह रहे थे, इक्वल माइनॉरिटी राइट एंड बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड हेल्पलेस पीपल, हेल्पलेस जो पीपल्स थे। तो जब ये सारी चीज़ें चाह रहे थे तब ये था कि अगर आपने तय भी कर लिया तब गारंटी क्या है, और गारंटी के रूप में सबने कहा कि ऐसा करो कि अगर आप फ्यूचर में जो ट्रस्ट है वह एक ग्रुप ब्रोकन ना कर दे, ऐसा ना हो कि माइनॉरिटीज की जो संपत्तियां है, जो प्रॉपर्टी है, वह उनसे छीन ली जाए और उनके सारे राइट्स जो है हटा दिए जाए। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ चीजों को लिख लेते हैं, अब इससे हम भी मानेंगे और आप भी मानना। तो राइट डाउन सम रूल्स हमने किया कि आखिर गवर्नमेंट जो है वह किस तरीके से फॉर्म होगी, रूलर्स जो है इलेक्टेड होंगे, सिलेक्टेड होंगे, अपॉइंटेड होंगे, किस तरीके से होंगे। और इसके अलावा ये सिटीजन्स की जो राइट है वह कहाँ होगी, गवर्नमेंट को कहाँ रुकना होगा, कहाँ उसकी लिमिटेशंस होगी। सो दिस सेट ऑफ द बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। अब देखो 4 और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये बताते हैं कि हमें आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। 4 पॉइंट्स और है ना। ये तो हमने साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें ये बताते हैं कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, स्पेशली 4 पॉइंट्स। चलिए, जब साइड हो रही हो तो प्लीज लिख लिया करो इन्हें। फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। बस ये लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सुप्रीम लॉ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और हमें इसकी जो जरूरत है वह होती है, इसे हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट इसमें कहा जाता है, फर्स्ट इसमें है, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। वाई कॉन्स्टिट्यूशन? इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। इट जनरेट अ, ये ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत हुआ करो, ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि किसी भी देश या किसी भी सोसाइटी में हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। इसके पहले हमने बात की कि साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हमने चीज़ों को समझा था कि मान लीजिए एक ग्रुप ये समझ रहा है कि रूल बन गए, बट आगे अगर आप इसका जो ट्रस्ट है, जो रूल है, वह ब्रोक करते हो तो फिर आगे क्या होगा। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, लेकिन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह 4 ऐसे महत्वपूर्ण जो काम है वह करता है, ठीक है। सो इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, एक भरोसा और जो सहयोग है, कोऑर्डिनेशन भी लिख लीजिए, डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। सो भरोसा व सहयोग हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी देश में जो संविधान है वह हो, कुछ बेसिक्स रूल्स ऐसे हो जिसको कि हम नोट डाउन, राइट डाउन कर लें। सेकंड, कि सरकार का गठन कैसा हो, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है, कैसे पता चलेगा कि जो सरकार है उसका गठन कैसे होगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें जरूरत होती है। सो इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी, हाउ द गवर्नमेंट will be constitute, will be constitute, and who will have power, and who will have power to take decision,
हु विल हैव पावर, ठीक है। शक्तियाँ किसके पास होगी, डिसीजंस कौन लेगा, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको जाननी है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह चाहिए, ठीक है। सो ये हो गए 2। अब देखो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि जो गवर्नमेंट है वह आखिर किस तरीके से फॉर्म होगी, लेकिन इसी तीसरे पॉइंट से जो हमारा चौथा पॉइंट है वह निकल कर आता है कि जो गवर्नमेंट है इसकी लिमिट्स कैसे तय होंगी। जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो लिमिट्स हैं वह कैसे तय होंगी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो लिमिट्स है वह सिटीजन के राइट्स से बन जाती हैं। सिटीजन्स के जो राइट है, मतलब जहां गवर्नमेंट कहाँ नहीं पहुंच सकती, जहां पर सिटीजन्स के जो राइट है वह शुरू हो जाते हैं, वहां से इनकी सीमा रेखा, वहां से गवर्नमेंट के जो पावर्स है वह समाप्त हो जाते हैं। सो हम देखेंगे कि लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये निर्धारित करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और फोर्थ और लास्ट है एक्सप्रेस द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल, एक्सप्रेस्ड the aspirations, express the aspirations of the people, लोगों की आकांक्षाएं, है ना, गुड सोसाइटी के लिए लोगों की आकांक्षाएं, एक अच्छे समाज बनाने के लिए लोगों की जो इच्छा आकांक्षा है वह कैसे पूरी होगी, लोगों की इच्छा आकांक्षा जो है वह कैसे पूरी होगी। तो यहाँ पर एक अच्छा संविधान जो है वह ये सारे पॉइंट्स भी आपको बताता है, ठीक है। सो लोगों की आकांक्षाओं को वह व्यक्त करेगा, लोग अपनी अभिव्यक्ति, जैसे कि हम कहें कि लोग अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र है, एक गुड सोसाइटी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वह निकल कर आते हैं। फर्स्ट क्या है कि एक समाज में चूंकि अलग अलग तरह के लोग, स्पेशली इंडिया के संदर्भ में देख लो कि इतना अगर डाइवर्स कंट्री है, इतना विविध समाज है, इतना विविधता है अगर हमारे देश में, तब हमें लोगों के बीच में मिनिमम कोऑर्डिनेशन तो चाहिए। और मिनिमम कोऑर्डिनेशन आएगा कि कुछ बेसिक रूल्स हमने बना लिए और इन बेसिक रूल्स का पालन सब करें, ठीक है। सेकंड हमने कहा कि अगर हमें यह भी पता चलना चाहिए कि एक जो सरकार है जो शासन करे, सरकार का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जिसके पास अथॉरिटी हो, है ना, कि आखिर गवर्निंग अथॉरिटी हो, ऐसे लोगों का समूह। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वह कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, कैसे गवर्नमेंट वर्क करेगी, क्या उसके पावर्स होंगे, ये बातें। दूसरी बात, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट की जो लिमिटेशंस है वह क्या होगी और सिटीजन्स के जो राइट्स है वह क्या होंगे। तो ये बताना जरूरी है, मतलब जो रिलेशन है किसके बीच का, गवर्नमेंट के बीच का और सिटीजन्स के बीच का। तो गवर्नमेंट और सिटीजन्स का जो रिलेशन है बेसिकली, इसको डिफाइन करना, इसको प्रॉपर हम कहें कि कोऑर्डिनेट करना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट और लास्ट है कि एक ऐसा समाज बन जाए जो लोग वास्तव में चाहते थे, एस्पायरेशन था उनका, तो एक्सप्रेस द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल, जो उनकी आकांक्षाएं थी उनको वो पूरी हो जाए गुड सोसाइटी को लेकर। तो यहाँ पर ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर किसी भी देश को संविधान क्यों चाहिए। क्लियर है इतना? अब सारी चीजें बच्चों लिखी हुई हैं, ठीक है। मैंने आपको जो नोट्स है ये भी साथ साथ दे रखे हैं। पीडीएफ को 2, 3, 4, 5, 6 जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ लेना, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे, हो सकता है यूपीएससी का सिलेबस पूरा तैयार करने में और याद करने में आपको 5 वर्ष लग जाए, है ना। वही बच्चे होते हैं जो कि डिले या फिर पंचवर्षीय योजनाएं बना लेते हैं कि पता चला कि पहला जो पढ़ा वो फिर आपने दूसरी बार रिवाइज ही नहीं किया, जब तक दूसरा तैयार होता है पहला सब साफ हो जाता है। और अगर ये ही प्रोसीजर आपने 1-2 साल फॉलो किया, आपका कैसे कंप्लीट हो सकता है। ऑप्शनल भी है, करंट अफेयर भी है। अब जब रोज आज ये सोचो कि आज ये टॉपिक पढ़ लिया, कल इसको आधा भूल जाओगे, परसों इसको पूरा भूल जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे, तब आपने सोचा भी कैसे कि 1 साल पुराना जो पढ़ोगे वह याद होगा। पढ़ते हम बहुत कुछ हैं, याद नहीं रहता। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो डेली रिवाइज करो, रिवीजन ही आपके सक्सेस की है। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात की किस तरह से सुप्रीम लॉ और बेसिकली रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटोरी एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो ना ये केवल गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच का एक रिलेशनशिप बताता है, बल्कि सिटीजन्स के बीच का भी एक रिलेशनशिप जो है वह बताता है कि एक सिटीजन दूसरे सिटीजन्स के लिए किस तरीके के अपने लायबिलिटीज और ड्यूटीज जो है उसको पूरा करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देख लिया, फर्स्ट इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सेकेंडली हमने देखा कि स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु विल हैव द पावर टू टेक
डिसीजन कौन आके निर्णय लेगा, है ना, किसके पास ये डिसीजन का पावर होगा। इट ले डाउन द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द फोर्थ, इट एक्सप्रेस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटीज। क्लियर। नेक्स्ट, अब संविधान की जरूरत क्यों। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। चलिए देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान रखना। अब तक आपने समझ लिया क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है। अब भारतीय संविधान को थोड़ा सा समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, किन हालातों में बना, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने संविधान को अपनाया, और संविधान का हमने कौन सा फॉर्म अपनाया है, रिटन फॉर्म, है ना, लिखित रूप अपनाया है। सो देखो यहाँ पर हम देखेंगे जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बना, ठीक उसी तरीके से जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप under very difficult circumstances, very difficult circumstances, ठीक है, हिंदी में लिख लो, बहुत ही ज्यादा कठिन जो परिस्थितियां है उसमें बना। अब ये कठिन परिस्थितियां कौन कौन सी थी। पहली परिस्थिति तो थी कि हमें भारत देश बाद में मिला, पार्टीशन हमें पहले मिला। हमें जब भारत की हमने स्वतंत्रता चाहिए तब हमें भारत बाद में मिला है बच्चों, है ना, स्वतंत्रता हमें बाद में मिली है ना। और क्या मिला हमें पहले, पार्टीशन मिला, विभाजन पहले मिला। सो अब यहाँ पर देखेंगे कि डाइवर्स कंट्री है ये, इसके डाइवर्स कंट्री है, और अगर कोई भी कंट्री जो है वह डाइवर्स है, ठीक है, विविध समाज है, तब इसमें ऐसा एक रूल बुक बना लेना। चार लोग तो एक रूल को फॉलो नहीं कर सकते, उन्हें लगेगा कि नहीं ये बात सही नहीं है, हम दूसरा प्लान बनाते हैं। सोचो अगर चार लोग एक बात पर सहमत नहीं हो सकते, तब इतना डिफरेंट कल्चर, इतनी ज़्यादा भाषाएं, बोलियां, इतने ज़्यादा अलग अलग उनके तरीके, ट्रेडिशंस, उनके रीति रिवाज, तब कैसे वो सब एक रूल पर आ जाए। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। सो ये बहुत इजी नहीं था कि एक ऐसा रूल बुक बना ले कि सभी उस पर सहमत हो जाए। सेकंड हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉब्लम तो था कि बहुत ही ज़्यादा विविध समाज था। भारत तो अपनी विविधता के, अपने डाइवर्सिफाइड नेचर के लिए जाना जाता है। सेकंड हम इसमें कहेंगे कि जो विभाजन हो गया था, पार्टीशन, और पार्टीशन किस आधार पर हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, on the basis of religious differences, धार्मिक जो मतभेद है इसके आधार पर हुआ था। और बहुत ही ये हम देखेंगे कि आसान नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से भारत और पाकिस्तान, जाने कितने कई मिलियन जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। 10 लाख लोगों का आंकड़ा तो सरकार बताती है कि 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वह इस तरह के वायलेंस, इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो गए थे। जब लोगों का बंटवारा, हम आगे जो क्लास 11 पे हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम देखते हैं कि आखिर जब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज होते हैं तब हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। और एक ऐसा देश जब स्वतंत्रता वह खुशी नहीं मना पाया, गांधी जी बड़े दुखी रहे वो उस चीज, क्योंकि वह हिंदू मुस्लिम शांति और सद्भाव की बात करते थे। अब क्या सद्भाव, जब एक देश अलग हो गया है ना, कंट्री, नया कंट्री बन गया, तब कैसे आप नया डोमिनियन स्टेट छोड़कर गया माउंटबेटन, तब आप कैसे कह सकते हो कि अभी भी सद्भाव जो है हमें जारी रखना चाहिए। तो कुछ लोग इसके बहुत अगेंस्ट थे, जिसमें कि एक नाथूराम गोडसे भी था। सो यहाँ पर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, ये बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था सभी के लिए, दोनों ही राष्ट्रों के लिए बहुत ही दहलाने वाला ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। वायलेंस तो चलो ठीक है, इतनी ज्यादा किलिंग हुई, इतना ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल,
पंजाब, ये कुछ दिल्ली, ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो नया पाकिस्तान बना था उससे सटे हुए एरियाज थे। और ऐसे लोग जो कि या तो मुस्लिम थे और भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे, और जो आज बांग्लादेश आप देखते हैं, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, है ना। बाद में 1971 और फिर में बांग्लादेश, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है वो वाला 1971। तो अब हम देखेंगे कि वायलेंस और किलिंग की जब हम बात करेंगे तो 10 लाख से ज़्यादा मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी किलिंग कर दी गई थी, या पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे थे ऐसे हिंदू। तो यहाँ पर बेसिकली रिलीजियस डिफरेंसेस ही तो था। इतनी किलिंग के पीछे सोचो, इतनी ज़्यादा किलिंग हुई अगर, तो ये अब 14 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट करने के लिए, कौन सा डे हम मनाएंगे, किस चीज़ की याद में, याद रखिएगा 14 जो अगस्त है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। सो वायलेंस, किलिंग, है ना, लगभग 10 लाख प्लस जो किलिंग है वह हुई थी। और एक और बहुत खूबसूरत सा जो गिफ्ट हमें मिला था वह था प्रिंसली एस्टेट का। अब देखो, प्रिंसली एस्टेट जो देशी राज्य थे, लगभग 500 से ज़्यादा देसी रियासतें थी। देसी रियासतें मतलब ब्रिटेन, जो ब्रिटिश थे उन पर शासन तो था, डायरेक्ट नहीं था वहाँ पर। डायरेक्ट जो शासन है वह कोई ना कोई राजा या नवाब कर रहा था, हाँ वो अंडर उन्हीं के थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही अपना जो शासन है वह चला रहे थे, वह तो प्रिंसली स्टेट थे। जाते जाते चले तो गए अंग्रेज, कुछ हमारे लिए ये गिफ्ट छोड़ गए। अब इसमें क्या था कि इनके पास जो एक इन्हें ऑफर दिया गया कि आप चाहे तो पाकिस्तान में मिले, आप चाहे तो भारत में मिले, या चाहे तो स्वतंत्र रह ले। सो यहाँ पर दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडिया, और पाकिस्तान और फ्रीली, है ना, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन जो है इनके पास थे। सो प्रिंसली स्टेट का एक जो चैलेंज है ये हमारे सामने बहुत बड़ा था, क्योंकि इनके पास 3 ऑप्शंस थे। इनको लिख लेना, 3 ऑप्शंस, ठीक है। या तो इंडिया में मर्ज हो जाए, या तो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, या तो फिर ये फ्री रह ले, या फिर इंडिपेंडेंट रह ले। और इसके एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किस व्यक्ति की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एकता, है ना, लौह पुरुष। एकता दिवस भी मनाया जाता है उनकी याद में। चलिए आगे चलते हैं, और यहां पर हमने बात कर ली कि आखिर किस तरह के डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। क्वेश्चन होगा एक, Consider the following statement regarding the path to the Indian Constitution. The Constitution maker had to create a consensus about what a democratic India should look like. A system based on social and economic equality was inspired by Russia. क्वेश्चन देख लिया आपने। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपको इसके काफी सारे जो आंसर्स हैं वो अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए खैर, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज मेड कीपिंग इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पायरेशन एंड इट मेक्स इट अ सेकंड एंड एन अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? ये बताओ कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया गया। जो हम फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमारे बेसिक वैल्यूज़ थे, और ऐसे वैल्यूज़ जिस पर एक तरीके से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी सहमति थी, उनका कंसेंट था, और ऐसे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके द्वारा उन्हीं को बेस बनाकर आगे जो रूल्स है वह बनाए गए। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखें कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप ही बनाया गया था। अगर वह राइट्स चाह रहे थे, अगर वह डेमोक्रेसी चाह रहे थे, डेमोक्रेटिक होना चाह रहे थे, तब हमने उन सबको अपनाया। इट मेक अस सॉ इट अ सेकंड एंड अनअल्टरेबल। देखो याद रखना, अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया था, ये आप बात आपको याद रखना। अपरिवर्तनीय दस्तावेज के रूप में इसको नहीं देखा गया था। फर्स्ट जो है वह करेक्ट है, सेकंड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमने अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, संविधान में संशोधन की जो बात है वह कही थी, और यहाँ पर यह कहा गया था कि संविधान जो है आने एस्पायरेशंस की बात,
तो ज़रूरी तो नहीं कि आज से 70 साल पहले जो लोगों की एस्पायरेशंस थी आज वो बदली नहीं है। आज जब इतने जनरेशन्स चेंज हो रहे हैं, इतना मॉडर्न हो गए हैं, 20 साल में देखो सोसाइटी कितनी बदली है, ऐसे में क्या लोगों की एस्पायरेशंस नहीं बदली होंगी? क्या उन्हें नहीं लगता कि अब नहीं, अब तो गुड गवर्नेंस होना चाहिए, अब तो ई गवर्नेंस होना चाहिए? वो नहीं चाहते कि अब पेपर वर्क हो। तो बहुत सारे आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा सारी योजनाएं आप देखो कोई ना कोई पोर्टल बनाकर लॉन्च की जा रही है कि अब इस पोर्टल पर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कितनी तेजी से जो चीजें हैं वह चेंज हो रही है, और अगर चेंजेस है तो डेफिनेटली कुछ रूल्स में चेंज नहीं तो उसका अपडेशन तो हम सभी चाहते हैं। जब हर चौथे पांचवें दिन या 15 या फिर मंथली आपके फोन और बाकी सब में अपडेशन आता है, हर एक ऐप में अपडेशन आता है, आपको नहीं लगता कि जो डॉक्यूमेंट्स जिससे पूरी सोसाइटी चल रही है उसका भी अपडेशन हो? तो हमारे संविधान निर्माता बहुत समझदार थे, उन्हें यह लगा कि ऐसा ना हो। ऐसा होता है ना कि हम किसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए तो फिर तो यही प्रॉब्लम होगी कि हमारे स्ट्रिक्ट होने से हो सकता है कि अगर सामने वाला हमारी बात ना माने लेकिन हम स्ट्रिक्ट है एकदम, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, तब ऐसे में क्या होगा? तब ऐसे में ये हो सकता है ना कि सामने वाला आपकी सुनना बंद कर दे कि ठीक है इन्हें तो मानने नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे। ऐसा आपने देखा होगा कि जिनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा रिजिड होती है तो फिर लोग अपने हिसाब से फैसले ले लेते हैं कि वो कभी नहीं मानेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, है ना, इसमें जो लीडर्स थे वे बड़े समझदार थे, वे बड़े दूरदर्शी थे, और यही कारण है कि हम आज भी अपने उसी संविधान को मानते हैं जो हमने 1950 में लागू किया था। वो जानते थे कि समय बदलेगा, लोगों की एस्पायरेशंस चेंज होंगी और वह अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अलग रूल्स चाहेंगे, इसलिए उन्हें अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखा, बल्कि कुछ बेसिक चीजों को छोड़ दे तो उसके अलावा जो परिवर्तन है वह अमेंडमेंट्स के द्वारा किए जा सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेसी इज अ सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। एक देश में साथ रहने के लिए हमने एक सेट ऑफ रिटन रूल जो है उसको अपना लिया। इसके बारे में आपको बताना, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन टू द पीपल, एक भरोसा और सहयोग की बात करता है। गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड, इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म, कैसे जो गवर्नमेंट है वह फॉर्म्ड होगी। इट ले डाउन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या होगा इसमें, क्या मेन फंक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी, सभी बातें इसमें शामिल होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेसी कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल living together, or consider the following statement about a constitution. It is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory. The constitution decides who will have power to take and which decisions. All countries that are democratic don't necessarily have constitution. देखो दो स्टेटमेंट तो आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे कि ठीक है, एक टेरिटोरी में साथ में रहने के लिए सुप्रीम लॉ है एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, डेफिनेटली, है ना। लेकिन तीसरा जो है वह हमें कम समझ में आ रहा, चलो हम देखते हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। अब तीसरे पे आते हैं। एक तरफ हमने लिखा ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक डोंट नेसेसरली हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो यहाँ पर ये हो गया डेमोक्रेटिक कंट्री। मान लीजिए हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसा डोंट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से कैसे चलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तब लोगों के जो राइट्स हैं गवर्नमेंट बहुत आसानी से जो अपनी लिमिट है वह क्रॉस कर पाएगी। तब ऐसे में लोगों के अधिकार कहाँ सुरक्षित रहेंगे? और अगर लोगों के अधिकार ही सुरक्षित नहीं है, उनकी सुनी नहीं जाएगी, तब ऐसे में कैसे, क्या हुआ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का तो मेन मतलब ही यही है कि लोगों का शासन, और अगर लोगों की ही नहीं सुनी जा रही तब कैसे लोगों का शासन हो सकता है? तो अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, देखो जैसे कि आप सीसेट में करते हो ना, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है तो इससे ओवरलैप होगा कि इनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा।
लेकिन अगर हम ये कह दें कि जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंट्री डेमोक्रेटिक होंगे, ये गलत होगा। ऐसे कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है और ये नेसेसरली डेमोक्रेटिक है, ये नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया जाए, मे बी इट्स पॉसिबल ना, हो सकता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया जाए कि हम जो है वह मोनार्की से शासन करेंगे, हमारे यहाँ मोनार्क होगा, हमारे यहाँ मोनार्की होगी, राजतंत्र होगा। जैसे कि हम नेपाल भूटान की बात करें तो यहाँ पर था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिख दिया गया, मान लीजिए कि नहीं हम तो ऑटोक्रेटिक तरीके से चलाएंगे, है ना, तो तब क्या होगा, तब ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन है और आप डेमोक्रेटिक हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है और कहा जा रहा है कि आप डेमोक्रेटिक भी हो, नेसेसरली नॉट नेसेसरली, है ना, लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक हो तो फिर नेसेसरली है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि अगर रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आप उसको बेहतर तरीके से देश नहीं चला सकते। क्लियर? चलिए, काफी क्वेश्चंस हो गए ना। अब हम बात करेंगे, हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। अगर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे तब हमारी जो जगह है वह आखिर कैसे बनी? फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे। अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी में पढ़ लेते हैं साथ में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात हो रही है। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। साउथ अफ्रीका को वो एडवांटेज नहीं था जो हमें था एडवांटेज। हमें एक चीज का बेसिकली पता है, लाभ था। और जानते हो ये एडवांटेज क्या था? साउथ अफ्रीका में और इंडिया में, है ना, दोनों के जो स्थितियां थी उसमें एक बड़ा फर्क था। और ये फर्क ये था कि साउथ अफ्रीका में जो उसका फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें बहुत सारे जो कंसेंस है वह नहीं बन पाए थे, जो कंसेंट है लोगों के बीच में वह ज़्यादातर मुद्दों को लेकर नहीं बन पाए थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया को इसी चीज़ का एडवांटेज मिला कि अगर हम सभी फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़े हुए थे, सभी चाहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमने कुछ नियमों पर अपनी सहमति पहले ही बना ली थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ था। हमारे पास बस यही एक एडवांटेज था इसके पहले, है ना। तो हम देखेंगे कि मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व during the freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बहुत सारे जो सहमति थी, आम सहमति लोगों की थी, जैसे कि सभी को डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए था, तो बहुत सारे जो कंसेंसस, जो सहमति हैं वह ज़्यादातर बन चुके थे, ठीक है। ड्यूरिंग द, कब बन गए थे? ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। सो मच ऑफ दिस कंसेंसस हैज़ इवॉल्व्ड। अब देखो, फ्रीडम स्ट्रगल केवल, अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो ये, अगर हम ये कहें कि ये केवल कॉलोनियल जो रूल है उसके खिलाफ हो रहा था, कॉलोनियल रूल जो औपनिवेशिक शासन था, जो अंग्रेजों के शासन था, क्या केवल इनके अगेंस्ट था? क्या केवल फ्रीडम स्ट्रगल जो है केवल कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट था? नहीं, बल्कि इसके अलावा कंट्री को रेजोनेट करने के लिए, जगाने का भी जो काम है वह किया गया था। तो यहां पर कंट्री को रेजोनेट करने का जो काम है वह भी किया गया था, रेजोनेट अर कंट्री। और इसमें कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज जो हैं वह पहले ही आ गए थे, सम बेसिक आइडियाज कि आखिर हमारा जो कंट्री है वह किस सेट ऑफ रूल को जो है वह चुनेगा। सो सम बेसिक आइडिया हैड कम टू बी एक्सेप्टेड, सम बेसिक आइडिया हैड कम टू बी एक्सपेक्टेड, टू बी एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेना, है ना, एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, बाय ऑलमोस्ट जैसे कि सभी ने कहा कि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, ठीक है, ये हो गया था। अब ये जो एक सहमति बनी थी, ये जो हम देखेंगे एक कंसेंसस था, ये आखिर कैसे डेवलप हो गया था, इस पर हम बात करेंगे। और इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, ठीक है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देखा कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, और सेकंड हमने बात की कि जब हम पाथ की बात करेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत सारी सहमतियां जो हैं वह बन चुकी थी। ठीक है, क्लियर। अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन सीधा जुड़ता है कंसेंसस से, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाथ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट आर डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। भारतीय जो भारत है वह कैसा दिखेगा, है ना, एक लोकतांत्रिक देश कैसा दिखेगा, हम किन चीजों को अपनाएंगे, क्या ये तय करने का काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का। अरे अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये करते तो वो आम सहमति बना ही नहीं पाते। मान लीजिए उस वक्त कहते कि इंटरनेट का अधिकार हम फंडामेंटल राइट में रख दें, खैर वो आज की आधुनिक कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मान लीजिए कोई ऐसे एग्जाम्पल आप सोच लो कि जो उस वक्त आम सहमति नहीं थी, लोगों में आम सहमति नहीं थी किसको, मोनार्की को लेकर। कि मोनार्की शायद प्रिंसली स्टेट के ही कुछ लोग चाह रहे होंगे, वो भी सब नहीं चाह रहे होंगे, केवल जो प्रिंसेस लोग हैं केवल वही चाह रहे होंगे कि हमारी जो राजशाही है वो चलती रहे। तब केवल वही उस चीज की को एक तरीके से मान सकते थे, उसको एक्सेप्टेंस जो है वह दे सकते थे। नॉर्मल पीपल, आम पीपल जो है वह तो नहीं करता। तब ऐसे में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास ये काम नहीं था कि बैठ के कंसेंसस जो है वह क्रिएट करना है। ऑलरेडी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमने बहुत सारे इस तरह की जो बेसिक आइडियाज है उस पर अपनी सहमति बना ली थी, है ना। तो ये काम संविधान निर्माण, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, ये सेंटेंस समझ में आया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास ये काम नहीं था कि बैठ के कंसेंसस बनाओ, ये ऑलरेडी बन चुका था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। अ सिस्टम बेस्ड ऑन अ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम रशिया, डेफिनेटली, है ना। रूस किस चीज के लिए जाना जाता, सामाजिक और आर्थिक समानता। जो आप रशियन रेवोल्यूशन देखेंगे तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर बी ओनली करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये जो पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखेंगे कि ये जो कंसेंसस बना था वह आखिर किस तरीके से बना था। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स है इसमें इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो है, इसको इसके नोट्स नहीं बनवाती हूँ, है ना, इसमें आप यहाँ से लिख लेना, इसमें मैं समझा देती हूँ। देखो ये सहमति बनाने के लिए सबसे पहले एक जो डॉक्यूमेंट, एक जो ड्राफ्ट है वह 1928 में आया था, मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस के लीडर्स थे उनके साथ। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस लीडर के द्वारा एक ड्राफ्ट जो है वह तैयार किया गया था, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके बाद 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची सेशन हुआ था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यह बताया गया था कि आखिर स्वतंत्र भारत जो है वह दिखता किस तरीके से है, इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, किस तरह का हम संविधान अपनाएंगे, संविधान में क्या क्या बेसिक बातों को हम रखेंगे, तो इंडिपेंडेंट जो इंडिया है वह किस तरीके से दिखेगा, वो डेमोक्रेटिक होगा नहीं होगा, ये सारी बातें हम तय कर चुके थे 1931 में। ठीक है, ये आ गया था। और ये दोनों जो डॉक्यूमेंट थे, मोतीलाल नेहरू वाला और सेकंड जो ये कराची अधिवेशन वाला ड्राफ्ट था, ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट ऐसे थे जिन्होंने कुछ फीचर्स पर एक तरीके से कॉमन तरीके से जो अपनी सहमति है वह बना दी थी। जैसे कि हम जब हम वोटिंग राइट्स की बात करेंगे तो हम वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेशन में एक इम्पॉर्टेंट जो रूल है वह फॉलो करेंगे, वह होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन दोनों ही ड्राफ्ट में इसकी जो बात है वह की गई थी, है ना। तो 1928 जो मोतीलाल नेहरू वाला जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो ये एक इंडिपेंडेंट इंडिया किस तरह का दिखेगा इस सेशन में ये प्रस्ताव लाया थे। दोनों ही डॉक्यूमेंट में इस बात को सहमति दी गई थी, ठीक है, कमिटेड थे। सेकेंड हम कहें राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी ये दी जाएगी, इस पर भी दोनों कमिटेड थे। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं, जो भी चाहे धार्मिक आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, जो भी माइनॉरिटीज है उनको भी अधिकार दिए जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे कि जो वाइट्स लोग हैं उन्हें भी अधिकार मिले, है ना। जो वाइट्स लोग हैं भले वह जो ग्रुप है वह एक समय तक बहुत शोषण करता रहा लोगों का, लेकिन एक समय के बाद जब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी तब नॉन वाइट्स ने अपनी उदारता दिखाते हुए क्या कहा कि ठीक है, इन्हें भी संपत्ति और जान और बाकी सुरक्षा का अधिकार जो है वह दिया जाएगा, ठीक है। सो यहां पर ये हो गया, तो दो की बात हो गई। अब तीसरा हम देखेंगे कि कुछ बेसिक वैल्यूज ऐसी थी जो कि हमारे जो लीडर्स थे, है ना, लीडर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे उनके पहले ही आम लोगों के बीच में बन चुकी थी।
that is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedure of the colonial law. जैसे कि हम इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये देखो ऐसा नहीं है कि केवल फ्रीडम स्ट्रगल से जो हमें वैल्यूज़ मिली या लीडर्स के जो मूल्य थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए, बल्कि कॉलोनियल पीरियड में भी हम जिन जिन मूल्यों के अभ्यस्त हो चुके थे, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करें, है ना, तो इस तरह के सिस्टम, या फिर 1937 में हम देखते हैं किस तरीके से लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव और बाकी प्रोविंशियल जो है वर्क करने लगी थी, हम एक तरीके से उन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख रहे थे। तो यहाँ पर इस तरह के जो कॉलोनियल लॉज थे उन्होंने एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऐसा था जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेस, एक आधार दिया। Many of our leaders were inspired by the ideal of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights of the US, है ना। बाकी हम देखेंगे कि हमारे जो लीडर्स थे वह ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी क्या चल रहा था। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या क्या लिया, लिबर्टी लिया, फ्रेटर्निटी लिया, कहाँ से इक्वलिटी लिया, फ्रीडम लिया। यूएस से हम जैसे कि हम फंडामेंटल जो राइट्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं, यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स है इसके ज़्यादा नज़दीक है, जबकि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो किससे, रशिया से प्रेरित है ना। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे आइडियल्स रहे, ऐसे कुछ इंस्पिरेशंस रहे जो कि हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बाहरी देशों से भी इंस्पायर्ड हुए। अब हम बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। चलिए, इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक बात और सुनो, जैसे कभी कभी आप पढ़ोगे कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ एक्स्ट्रा, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको क्या कहोगे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव, आप कार्यपालिका या विधायिका, क्या संविधान सभा था क्या आखिर? कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली, आप सोचिएगा इस विषय पर, सोचेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अच्छा, थोड़ा सा भी बता देती हूँ, है ना। देखो, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों रूप में वर्क कर रही थी। ये लेजिस्लेटिव थी उस वक्त जब ये काम कर रही थी संविधान के ड्राफ्ट को लेकर, जब ये काम कर रही थी कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बनाने पर, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स बनाने पर कि हमारी सोसाइटी, गवर्नमेंट जो है कैसे चलेगी, क्या सिटीजन्स को राइट दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्क भी थे जो कि इम्प्लीमेंट का काम कर रहे थे। तो हम देखेंगे कि जब वह संसद में बैठकर बाकी इस तरीके के काम कर रही, या फिर मंत्री, मिनिस्टर और लीडर्स थे जब बाकी चीज़ों के एग्जीक्यूशन का काम कर रहे थे, तो उस वक्त वह एग्जीक्यूटिव थी, है ना। तो एक बार आप इसको जो है वह पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, वह विधायिका थी या कार्यपालिका थी, किसका हिस्सा थी? सही आंसर यही है कि ये जो है वह लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है दोनों के रूप में काम कर रही थी, जब तक कि स्वतंत्र रूप से हमारा संविधान लागू नहीं हो गया, लोकसभा और राज्यसभा और बाकी सारी चीजें नहीं होंगी। क्लियर है? तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं इसमें, अच्छा, ये हमने लास्ट देख लिया ना कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करेंगे, तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर थी क्या? संविधान सभा उसी जो इलेक्टेड लोग थे या सिलेक्टेड लोग थे, जो लोग जो कि संविधान को लिखने का काम कर रहे थे, उसकी ड्राफ्टिंग का काम कर रहे थे, उन सभी को अगर हम वो ग्रुप कहें उसे हम संविधान सभा कहते हैं। तो यहाँ पर चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा थी, ठीक है, जो कि संविधान को लिखने का काम कर रही थी, उसे हमने क्या कहा? उसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा। सो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, the drafting of the document called the constitution
was done by an assembly, was done by an assembly of elected representative, of elected representatives। ठीक है, तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा, चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा, प्रतिनिधि जो संविधान को लिखने का काम कर रही थी। ठीक है, उसे ही हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा, संविधान सभा कहा। आगे हम देखेंगे इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है ना, पहली जो बैठक है, एकदम शुरुआती बैठक की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी फर्स्ट मीटिंग जुलाई में शुरू होती है। फर्स्ट मीटिंग जुलाई से ही स्टार्ट हो गई थी 1946 से। कैबिनेट मिशन के आधार पर, आप सभी को पता होगा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस मिशन के आधार पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो फॉर्मेशन है वह हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग हुई थी जुलाई 1946 में। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा आपको पता है फाइनल अगर हम अडॉप्ट की बात करें तो हमने अपने संविधान को कब अपनाया था, अडॉप्ट पारित होने की जो तिथि थी वह क्या थी, 26 नवंबर। अब आपका होमवर्क होगा 26 नवंबर 1949 की 26 नवंबर जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जाता है। आप देख लीजिए, आई थिंक 2015 के आसपास से जो शुरुआत है वह हुई थी। ठीक है, तो आप देख लें संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। और अगर हम इफेक्ट की बात करें, ठीक है, कि कब आखिर यह ऑफिशियली तरीके से लागू हुआ, तो वह था 26 जन 1950 है ना, 1950 26 जन 1950 ये ऐसी तारीख थी जब इंडिया का स्टेटस रिपब्लिक हो गया था, केम इनटू फोर्स ऑन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लागू हो चुका था। तो 26 नवंबर 1950 एक ऐसा दिन जब हमारा स्टेटस रिपब्लिक हो चुका था। रिपब्लिक डे के रूप में भी हम मनाते हैं। कितने रिपब्लिक डे हो गए, सब करंट अफेयर में पढ़ लिया करो ये सारी चीजें। ठीक है, चलो सेकंड हम इसमें बात करेंगे फर्स्ट मीटिंग की। अच्छा, टोटल कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है टोटल 2 years 11 months and 18 days, 11 months and 18 days ये टोटल टाइम था। ये टोटल टाइम था जब हमारा जो संविधान है, ठीक है, वह बनकर तैयार हुआ। हम देखेंगे कि ओरिजिनल जो कॉपी है, कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ कि जो ओरिजिनल कॉपी है वह प्रिंटेड नहीं है। ओरिजिनल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है फ्रेंड्स, ये हैंड रिटन है। ये कैसी है, हैंड रिटन है, और हैंड रिटन प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ था। किस लैंग्वेज में है, लगता है आपको कि हिंदी छूटेगा या फिर इंग्लिश, तो यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, दोनों में इसको लिखा हुआ है। साथ ही हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह विश्व का एक सबसे विस्तृत और लंबा संविधान है जिसमें हर चीज जो है लिखी गई है। वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व के सर्वाधिक विस्तृत संविधानों में से एक है, सबसे बड़ा संविधान है। 1935 में एम.एन. रॉय का 34-35 के आसपास आप देखेंगे, एम.एन. रॉय जो है, जो संवैधानिक सलाहकार कहे जाते हैं, उनके द्वारा यह आइडिया जो है वह दिया गया था कि हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वह होनी चाहिए जिसमें कि इंडियंस हो और वही डिसीजन ले कि आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो फ्यूचर है वह क्या होगा। तो ये आप सभी थोड़ा सा इसको लिखेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये आप मेंस के क्वेश्चन में भी इसको शामिल करेंगे। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन जहां जहां लिखा हुआ है सब पढ़ लेना, चाहे एनसीईआरटी में जहां जहां हो या फिर आपका। अब देखो, अगर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सुनो, अगर हम अपने आज भी संविधान को
26 नवंबर 1949 या 1950 से अगर हम देखें, और अभी आपका 23 चल रहा है, ठीक है, तो 50 साल तो सीधे वो हो गए, 23 ये हो गए। अगर हम 70 साल बाद भी आज भी उन्हीं बेसिक्स रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बने हुए थे, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके द्वारा बनाया गया जो डॉक्यूमेंट था उसको फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? हमें कुछ तो आखिर रीज़न चाहिए ना कि हम उसी संविधान को क्यों माने, जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिराइट हो चुका, कई बार रिराइट हो चुका, उनके यहाँ केवल एक कागज़ का टुकड़ा, एक पीस ऑफ पेपर जो है, एक डॉक्यूमेंट जो है उसे समझा जाता है, मतलब उसका जो इन्फोर्समेंट है वह ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो हम इसको लिखते नहीं है, इसको मैं आपको बता देती हूं कि पहले क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, ठीक है, मैं इसको छोड़ देती हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटन अबाउट द लीडर इज करेक्ट? अबुल कलाम आजाद अपोज द मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, जो मुस्लिम अलगाववाद जो राजनीति चल रही थी, जिसके चलते आगे जाके हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वह एक अलग ही एक डोमिनेंट स्टेट बना, क्या अबुल कलाम आज़ाद इसके अपोज में थे या इसके सपोर्टर थे? टीटी कृष्णामाचारी टीटी कृष्णामाचारी, दो बार लिखा हो, इसको कहा काट देती हो ना, वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा के टीटी कृष्णामाचारी हो गए, बताना जरा। H.C. Mukherjee was the vice chairman of the Constituent Assembly and G. Durgabai Deshmukh was the advocate, the public activist for women's। तो यहाँ पर ये आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Large social group have over these years questioned the legitimacy of the constitution and the constituent assembly represent the peoples of India and its member were directly chosen। कौन सा जो है इसमें करेक्ट है? इसमें दो बातें कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि एक तो बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा था जिसने वैधता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, कि वैधता पर प्रश्न चिन्ह इन द सेंस कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो लार्ज सोशल ग्रुप, नो, ज़्यादातर देखो जब संविधान बना, हम अगर अपने संविधान को मानते हैं तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इसका जो एक कंसेंसस है, इसकी जो सहमति वह बहुत ही ब्रॉड है, व्यापक रूप से पूरे देश ने जिन चीज़ों को, जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों, जिन बेसिक वैल्यूज़ को अपनाया, उन्हें ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान में रखा। अब ऐसे में जब मान लीजिए आपसे पूछकर ही या फिर आपकी सहमति से कोई काम हो रहा है, तब उसमें क्वेश्चन या लेजिटिमेसी पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाली कौन सी बात हो गई? तो हाँ, कुछ कुछ चीज़ों पर जो है वह डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस थे, बट उसे सुलझा लिया गया था। सो लार्ज सोशल ग्रुप्स नहीं थे जिन्होंने क्वेश्चंस किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को। सो फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली चूजन की बात जो है की गई, तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो डायरेक्टली चूजन नहीं थे। अगर हम प्रिंसली स्टेट की बात करें तो उन्होंने तो नॉमिनेट ही कर दिया था सीधा। बाकी जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल और बाकी जो लीडर्स थे वो हमारे थे, और इनडायरेक्ट तरीके से जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव वर्क कर रहे थे उन्होंने चुन लिया था, वही सारे काम कर रहे थे। तो उस वक्त डायरेक्टली चूजन का कोई काम नहीं था, ध्यान रखना है इस बात को, डायरेक्टली चूजन नहीं था बच्चों। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बाकी नेता और सब थे, उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमने 1950 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया है, ध्यान रखना। 51-52 के आसपास फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, तब उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। लेकिन ये 19 कब की बात हो रही है कि 1946-47 में? नहीं भाई, ये तो बहुत गलत है, डायरेक्ट नहीं चूज किया था, है ना। क्लियर है? तो करेक्ट कौन सा होगा? नन ऑफ द अबव, दोनों ही गलत। अब आएगा कि 6 दशक के बाद भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आखिर क्यों अपनाया हुआ है। सबसे फर्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेस ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। तो व्यापक जो सहमति उस समय थी, इस वजह से हम इसे अपनाते हैं। फाइनली, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव द सेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक तरीके से एक पवित्र दस्तावेज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस तरीके से वर्क किया था, जो एक तो मूल्य वही अपनाए थे जो कि लोगों के थे, है ना, जो एक जनरल एक कहे कि एक जो पब्लिक कंसेंसस था उसी को शामिल किया। अब फिर दूसरी बात, जब रूल बन गए तो उसके बाद विचार विमर्श, डिस्कशन, सारी चीज़ें हुई, लोगों से उनकी और राय मांगी गई, उसी हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो
पहले भी पूछा गया था और बाद में काम भी इस तरीके से किया गया था कि कोई डिक्टेटरशिप है, बाकी सारी चीजें ना लगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। तो तरीका इतना अच्छा था कि हमने उसको पूरे पवित्रता के साथ अपना लिया। Then next, some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee ने, प्रारूप समिति ने बाद में जो अपना जो प्रारूप जो ड्राफ्ट तैयार किया वह भी उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स के आधार पर तैयार किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है प्रारूप समिति के जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो पूरा ड्राफ्ट जो है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वह वही बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो आम लोगों का कंसेंसस था, सहमति थी। ठीक है, सो एवरी डॉक्यूमेंट वाज प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड द प्रिजर्व, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। अच्छा देखो, आपको पता है कि जब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हम कहते हैं कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो, जानते हुआ कैसे था कि हमने जैसे 1935 का एक्ट हो गया, जैसे कि हमने वर्ल्ड लेवल पर जो चीज़ें अपनाई, चाहे रशिया, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन की हो, चाहे ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री हो, चाहे अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स हो, है ना, या फिर हमने जो कॉलोनियल पीरियड में जो चीज़ें चली आ रही थी हमने उन चीज़ों को अपनाया, तो यहाँ पर या फिर हमने उनके एक्सपीरियंस लिया। ठीक है, तो देखो बेसिकली हुआ क्या था कि वो सारे एक्सपीरियंस के बाद जो कुछ भी इतनी बैठकें हुई थी, उन सभी, शायद कितनी बैठकें हुई थी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। हाँ, 114 दिन की बैठकें थी, मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल टाइम था। 114 बार मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो भी शब्द बोला गया था, ध्यान से सुनना, जो भी शब्द बोला गया था, जो भी डॉक्यूमेंट पेश किया गया था, जो भी उस वक्त के भाषण थे, जो भी उस वक्त के सजेशंस थे, हमने उन सबको लिखा, एक एक शब्द को, एक एक बात को, सामान्य बातचीत को भी इवन लिखा गया था, पता है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 12 बल्कि डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हुए थे और बाद में फिर उन्हीं से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बना। क्लियर? चलिए अब हम चलेंगे, बन गया संविधान, संविधान के कुछ गाइडिंग वैल्यूज की बात कर ले, लास्ट है टॉपिक, है ना, कुछ गाइडिंग वैल्यूज की बात कर ले। सो गाइडिंग वैल्यूज, बुनियादी मूल्य इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। हमारा संविधान आखिर क्या है, एक विस्तृत रूप में इसका पूरा दर्शन, फिलोसफी। अगर आपसे मैं एक बात पूछूं कि फिलोसफी हम अपने संविधान के किस एक पार्ट को कहते हैं, फिलोसफी मतलब दर्शन अगर हम कहें तो संविधान के किस एक भाग में, जो संविधान का पूरा दर्शन, दर्शन मतलब जो एक संविधान में निहित भाव हम कहें, तो ये फिलॉसफी किस चीज को हम कहें तो संविधान का जो दार्शनिक एक पक्ष है वह क्या है, वह सेंटेंस जहां से हमारा संविधान शुरू हो रहा है और वह शॉर्ट सेंटेंस है इसका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। ठीक है, देखो आओ प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो ये जो प्रस्तावना है ये दर्शन है। अगर हम कहें कि क्या दर्शन है हमारे संविधान का, तो ये पूरी फिलॉसफी, सारी चीजें जो है वह हमारा संविधान में जो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट सेंटेंस जिसे कि हम प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, साउथ अफ्रीका में भी है। ज़्यादातर देशों ने अपनी प्रस्तावना में जो मूल भाव था अपने संविधान का उसको निहित कर दिया, मतलब जो बेसिक वैल्यूज़ है या ओवरऑल हम कहें कि जो ओवरऑल फिलॉसफी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह आखिर क्या है, किन चीज़ों को महत्ता देता है, उस चीज़ को लिख दिया। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं एक बार में सेंटेंस पढ़ लेती हूँ फिर बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चंस है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व अ कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic, political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves to the Constitution. प्लीज हिंदी में भी पढ़ते हैं, है ना, हमारा इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे हमारा संविधान शुरू हो रहा है।
इंग्लिश हिंदी नहीं, दोनों में तैयार करोगे, बाय वर्ड बाय सीक्वेंस, जहां पैराग्राफ है उस चीज को तक याद करोगे। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हर एक वर्ड से क्वेश्चन है और इसलिए आपको हर एक वर्ड का जो मतलब है वह इस चैप्टर में बताया भी गया है कि अगर हम सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब वर्ड क्या है, इनके अलग अलग मायने हैं और जिससे हमारा संविधान शुरू हो रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, इसका सबसे पहले मतलब सुन लो। वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका मतलब ये है कि ये जिस संविधान की हम बात करने जा रहे हैं, ये संविधान किसी विदेशियों का नहीं है, ये भारत के लोगों का है, भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है, उनके विचार। ठीक है, चलो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरह की समता, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा, किसकी गरिमा, राष्ट्र की गरिमा की व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता होगी, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को 3 शब्द हैं बाद में, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, 3 शब्द है, 3 वर्ड। संविधान को केवल अपनाया था, नहीं अपनाया नहीं था, हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। समझे क्या किया था हमने? अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। अडॉप्ट, इनेक्ट। अब आ जाओ इसका थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं, समझते हैं एक एक वर्ड को। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये पूछ ले कि इसका सीक्वेंस क्या है। जस्टिस कितने तरह का, लिबर्टी कितने तरीके, इक्वलिटी कितने तरीके, यहां से क्वेश्चन आ गया। लिबर्टी में लिख दिया एक्सप्रेशन, वर्शिप और यहां लिख दिया इकोनॉमिक और पूछ लिया कि क्या लिबर्टी में कौन कौन आएगा, तो एक्सप्रेशन, वर्शिप आएगा, इकोनॉमिक तो जस्टिस हो गया। इक्वालिटी की बात करेंगे तो किस किस चीज की इक्वालिटी, तो दो इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज की। ये पूछ लिया कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी को 2-3-1 लिख के पूछ लिया या 2-3-5 लिख के पूछ लिया कि अब इसको जमाते रहो कि कौन हमें ज्यादा मिला, तो सबसे ज्यादा तो हमें लिबर्टी दी गई, 5 तरह की लिबर्टी है ना। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 हो गई ना, है ना। इक्वलिटी की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी किसके लिए कहा गया है, ये सारे वर्ड। और हमने जब 1949 को क्या किया था, क्या केवल अडॉप्ट किया था? नहीं, इनेक्ट भी था एंड गिव आवरसेल्व्स, है ना। क्लियर है? चलो आओ अब आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, इसके सारे वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे कि मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ वरना क्लास लंबी हो जाएगी, ये पढ़ना आपका काम है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता दे रही हूँ। अगर इसको पढ़ लोगे अच्छे से, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे बच्चों। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, लोकतंत्रात्मक का, अब देखो नोट्स नहीं बनवा रही हूँ, है ना, क्लास का ड्यूरेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, तो डेमोक्रेटिक का मेन बेसिक आइडिया ही है पॉलिटिकल राइट, वो भी इक्वली, है ना। सो डेमोक्रेटिक एंड गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग सम बेसिक्स रूल्स, तो पॉलिटिकल राइट्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट कुछ बेसिक्स रूल्स को फॉलो करेगी, ठीक है। तो सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, लोग अपने शासन का चुनाव करें और जवाबदेह बनाए, ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। सेकेंड हम बात करेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द हम कहें स्टेट है, जैसे कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो है वह कौन है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्या वह हेरिडिटरी अनुवांशिक रूप से? नहीं, वह इलेक्टेड है। सो अगर इलेक्टेड पर्सन, याद रखना है कि हेड जो है वह इलेक्टेड पर्सन होगा। हेड अगर इलेक्टेड पर्सन है तो उसे हम रिपब्लिक कहेंगे। तो इंडिया का स्टेटस कब रिपब्लिक हुआ था? 26 जन 1950, जब हमारे देश के पहले, अब तक कितने राष्ट्रपति हुए, वर्तमान में कौन से नंबर, कितनी लेडीज बनी, कितनी महिलाएं फीमेल प्रेसिडेंट हुई, है ना। लिस्ट बना के कमेंट में करना, बाकी बच्चे भी पढ़ लेंगे। जस्टिस का मतलब क्या है? सिटीजंस कैन, जस्टिस का मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वर्ड डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान रखना। डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर हो सकता है? जात के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कास्ट, है ना, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी ना हो। तो यहाँ पर ये बात, और जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करे। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और वेलफेयर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और वेलफेयर, बस ये ऐसे 2 शब्द याद रख लिया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो आगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब हम सब एक हैं, हम एक परिवार हैं, ठीक है। बिहेव
एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, हम एक ही परिवार के। नो वन शुड ट्रीट आवर फेलो सिटीजंस एज इंफीरियर, कोई भी किसी से कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, हम सब एक है। बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी इसकी चर्चा की गई। सो फ्रेटर्निटी का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि हम एक फैमिली है। समानता, इक्वलिटी का मतलब क्या है? ऑल द इक्वल बिफोर द लॉ। तो सबसे पहले इक्वलिटी का मतलब ही यही है कि हमने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया तो हम सब कैसे इक्वल है बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड एंड गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो यहाँ पर अवसर की समानता की भी बात की गई। अब देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, जब मैं इसका रिवीजन क्लास लूंगी या टेस्ट क्लास दूंगी तब मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है। इसलिए आप याद कर लेना, ये आपका काम होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, ना कि कोई बाहरी आया था ये सब करने के लिए, ठीक है। और ना ही ये अधिकार उन्हें किसी बाहरी व्यक्तियों ने दिया है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय अ पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। हम भारत के लोग। यूपीएससी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि इसका मतलब बेसिकली है क्या, और इसमें यह पूछा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से शक्ति का जो सोर्स है वह क्या है, ना सोर्स ऑफ द पावर आई थिंक पूछा गया था, और वो क्या है? भारत की जनता, हम भारत के लोग। अगर सेंटेंस भी याद रखोगे तब भी बन जाएगा क्वेश्चन। सोवरन का मतलब क्या है? सोशलिस्ट, सेकुलर का मतलब क्या? सोवरन का मतलब पीपल हैज सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं भारत सरकार को चीन गवर्नमेंट आके बताएगी कि नहीं पाकिस्तान से ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीपल के पास, जो लोग हैं उनके पास सुप्रीम पावर है, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभु है, संप्रभुता है। ब्रिटेन गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि वह संप्रभु है, इसका मतलब ही है कि वह अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब, सोशलिस्ट का मतलब है कि सोशली एक तरीके से जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वह इक्वली जो है वह बटे, है ना। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड इंडस्ट्री एंड रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कभी अगर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में लिखो ना, तब आप लिख सकते हो कि हमारी प्रस्तावना में इसकी बात की गई है, ठीक है। सेकुलर का मतलब कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। तो सॉवरन हो गया, सेकुलर हो गया, चलो सब हो गया, ठीक है। चलो आओ एक क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, इनकरेक्टली पेयर आपको मैच बताना है कि इसमें कीवर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मीनिंग। सोवरन, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर, डेफिनेटली सही है ये, है ना। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, बिल्कुल सही। लिबर्टी, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ सिटीजन एंड व्हाट दे थिंक एंड हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट। ये शब्द बहुत गलत लिखा है भाई। लिबर्टी का मतलब याद रखना कि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आपकी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है, कंप्लीट फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं कि जो मनाए मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होगा, है ना। सो कंप्लीट फ्रीडम टू द सिटीजन, नो। देखो लिबर्टी का मतलब ये है कि आप पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं अप्लाई होंगे। अनरीजनेबल हिंदी के लिए वर्ड आता है, हिंदी में आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध या उचित प्रतिबंध आता है ना। इंग्लिश में हम कहेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकता, रीजनेबल लग सकता है। आप अपनी स्वतंत्रता रात में, चलो खैर वो छोड़ दो, एग्जाम्पल्स छोड़ देते हैं कि रात पे आप 12 बजे डेक लगाते हैं या फिर बहुत तेज लाउड म्यूजिक बजाते हैं, आप कहो कि मैं फ्रीडम हूँ, वो गलत होगा। रिपब्लिक मतलब द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन नॉट एन हेरिडिटी, डेफिनेटली। सो करेक्ट कोड आपको बताना है। आया समझ में? ओके। एक क्वेश्चन और, रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल द कंट्रीज विच हैज कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक। जिन कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेसेसरली डेमोक्रेटिक। अभी मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि हमें तो अनडेमोक्रेटिक तरीके से चलना है, तब क्या होगा? ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली। सो करेक्ट क्या? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब देखो एक काम मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, टीटी कृष्णामाचारी की बात करें, क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है इनके बारे में, है ना, पढ़ना उसको। जैसे कि हम जयपाल सिंह की बात करें, आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। एस सी मुखर्जी की बात करें, आपको पढ़ लेना है।
कन्हैया लाल के माणिक्यलाल मुंशी है, दुर्गाबाई देशमुख है या बलदेव सिंह है। देख लेना किस किस कमेटी के चेयरपर्सन थे या किस किस कमेटी में भीमराव रामजी अंबेडकर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ठीक है। इसके अलावा सरोजनी नायडू हैं, सोमनाथ लाहिड़ी है, वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये आपका काम है। लास्ट में बताया हुआ है कुछ वर्ड्स कि अपार्थाइड का मतलब क्या है, क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ड्राफ्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, प्रियम्बल का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ये हिंदी में भी मैंने दे रखी है। तो ये आज की क्लास थी। आई होप ये आपको काफ़ी समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि अभी एक जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में क्या एक वर्ड्स का सीक्वेंस होगा, है ना। सो ये सीक्वेंस आपको अरेंज करना है, ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर एंटर द नर्चर बाय इट फॉर द फाउंडेशन इंडियाज डेमोक्रेसी। ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो गया। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस के लिए मैंने आपको छोड़ दिए, ठीक है। तो गाइडेड वैल्यूज में हमने देख लिया कि वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, सोशलिस्ट है, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती है। क्लियर, क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की हमने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका की बात की, नेल्सन मंडेला की बात की, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है ये हमने देखा, कुछ क्वेश्चंस देखे नए संविधान की ओर, गिविंग राइट्स टू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने देखा कि 1994 में मल्टीरेशियल गवर्नमेंट जो है वो बनी, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेके समझा, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात की, डिग्री ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करना, गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होगी इसको देखना, पावर कौन ले, पावर किसके पास होगा डिसीजन मेकिंग का, एंड गवर्नमेंट की लिमिट्स क्या होगी, एस्पायरेशंस कैसे कंप्लीट होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस क्या थे, पाथ किस तरीके से तैयार हुआ, ठीक है, इसकी हमने चर्चा की, कुछ अमेंडमेंट्स की बात की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव थी इसकी चर्चा की, ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कितना समय लगा था, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सो फ्रेंड्स, और गाइडिंग वैल्यू क्या थी, फाइनली इसको हमने समझा। और ये था आपका आज का क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें ये बताते हैं कि आपको क्लासेस और बाकी चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं, और आपके जो डाउट्स हैं वह आगे क्लासेस में क्लियर कहीं ना कहीं कर दिए गए होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।